तो बच्चों, आज का हमारा बिंदु रहेगा क्रिया। क्या? क्रिया। यानी क्रिया शब्द है वो हिंदी भाषा के अंदर आया कहाँ से। हमें ये देखना है कि जो क्रिया शब्द है वो हिंदी भाषा में आया कहाँ से, और हिंदी भाषा कहाँ से आई। तो हमारी जो प्राचीन भाषा है, कौन सी भाषा? प्राचीन भाषा। यानी हमारी जो मूल भाषा है वो है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। और संस्कृत से ही हिंदी का आविष्कार हुआ है, हिंदी का जन्म हुआ है। इस प्रकार संस्कृत के जो धातु रूप होते हैं, क्या होते हैं? धातु रूप। उनके साथ में ना प्रत्यय जोड़कर, क्या? ना प्रत्यय जोड़कर जो रूप बनता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे धातु प्लस ना, क्या बन गया? धातु ना। तो ये क्रियापद बन गया। इसी प्रकार जैसे चल धातु के साथ में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द चलना, तो चलना क्या है? क्रियापद। पठ धातु के साथ में ना प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पढ़ना। इसी प्रकार पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्या होती है? क्रिया होती है। तो इस प्रकार जो क्रिया का जो रूप है वो मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से बना है। क्या? मूल भाषा के, मूल भाषा यानी संस्कृत, मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़कर बना शब्द क्रिया कहलाता है। इस प्रकार क्रिया शब्द का हिंदी में प्रयोग किया गया। अब क्रिया किसे कहते हैं ये देखना है। तो क्रिया यानी जिस शब्द से किसी काम का होना या किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। मतलब हमारे द्वारा कोई भी कार्य किया गया है या किए जाने का बोध हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन गाता है। क्रिया क्या है इसमें? गाना। गाता क्या इसमें? क्रिया। और मोहन क्या है? करता। तो इस प्रकार क्रिया जो शब्द है, मोहन क्या कर रहा है? गा रहा है। क्या कर रहा है? गा रहा है। तो इसका मतलब मोहन कुछ क्रिया कर रही है। जो गा रहा है ये क्या है? क्रिया पद कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया पद कहलाता है। इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक, अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अब इनकी परिभाषा है वो इन शब्दों के अंदर ही छुपी हुई है। कैसे? जैसे कर्म शब्द के साथ में, क्या? कर्म शब्द के साथ में ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है और इधर कर्म शब्द के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? स उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो ए का अर्थ होता है नहीं और स का अर्थ होता है साथ या फिर सहित। इस प्रकार जिस वाक्य के अंदर कर्म नहीं होता, जिस वाक्य के अंदर कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस वाक्य के अंदर कर्म सहित, मतलब जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं।
इस आधार पर अकर्मक क्रिया की परिभाषा हुई कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर, किस पर, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, पक्षी आकाश में उड़ रहा है। पक्षी आकाश में उड़ रहा है। अब इस वाक्य में क्रिया क्या है? उड़ना। उड़ना क्या है? क्रिया। उड़ रहा है इसकी क्या है? सहायक क्रिया है। तो अब यानी जब हमें पता करना है कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया, तो इसमें हमें या तो फिर क्या या फिर किस को लगाकर प्रश्न किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रश्न किया जाता है। कैसे? क्या उड़ रहा है? क्या उड़ रहा है? तो उत्तर मिला पक्षी। तो मतलब क्रिया का प्रभाव है वो किस पे पड़ा है? पक्षी शब्द पे पड़ा है। तो अब पक्षी यहाँ पर क्या करता है? क्योंकि उड़ने का कार्य कौन कर रहे हैं? पक्षी। तो इसका मतलब जो कार्य कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आप कहोगे सर इसमें आकाश में ये क्या है? तो इसमें आकाश में मतलब इसमें क्या है? अधिकरण कारक है। ये कर्म कारक ना होकर क्या है? अधिकरण कारक है। कैसे? क्योंकि इसका आधार प्रस्तुत कर रहा है और जिसमें आधार प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो पक्षी आकाश में क्या उड़ रहा है? उत्तर मिला पक्षी। तो यहाँ पर पक्षी कर्म ना होकर क्या है? कर्ता। क्यों? क्योंकि उड़ने का कार्य कौन कर रहा है? पक्षी। तो इसका मतलब इस वाक्य में क्या हुआ? अकर्मक क्रिया हुई। इसी प्रकार पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा। क्रिया क्या है? गिरना। ठीक है। क्या गिरा? क्या गिरा? तो उत्तर मिला हमें पत्ता। क्या गिरा? पत्ता गिरा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? पत्ता क्या इसमें कर्म नहीं है, करता है। कैसे? क्योंकि गिरने का कार्य कौन कर रहा है? पत्ता। तो इसका मतलब पत्ता है वो क्या है? करता है। तो इस वाक्य के अंदर भी कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। और पेड़ से यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखो। सकर्मक क्या? सकर्मक मतलब स का मतलब क्या होता है? साथ। कर्म का मतलब कर्म। जिस वाक्य में कर्म हो, मतलब क्या हुआ कि जिस वाक्य में कर्म हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है। पढ़ना क्या इसमें? क्रिया। सीता क्या इसमें? कर्ता कारक। तो पुस्तक रह गया इसके अंदर। तो क्या पढ़ती है? तो उत्तर मिला पुस्तक। इसका मतलब पुस्तक क्या इसमें? कर्म। क्या है? कर्म। तो जिस वाक्य के अंदर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण और देखो इसके अंदर। मोहन गाड़ी चलाता है। तो चलाना क्या इसमें बताओ? क्या है चलाना? क्रिया। क्रिया। शाबाश। क्या है चलाना? क्रिया। और मोहन क्या इसके अंदर? कर्ता। कर्ता। शाबाश, वेरी गुड। तो यानी क्या चलाता है? क्रिया के साथ में हमने एक लगाया क्या।
क्या चलाता है, तो उत्तर मिला गाड़ी। क्या चलाता है, गाड़ी। तो यहाँ पर गाड़ी शब्द है वो क्या बन गया, कर्म बन गया। तो इसका मतलब मोहन गाड़ी चलाता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया हुई। क्या कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया हुई। शाबाश। अब आगे देखिए कि जो अकर्मक क्रिया है कुछ बुकों में उसके भी भेद बताए गए हैं, जैसे पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। लेकिन जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर इसके भेद नहीं मिलते। तो इसका मतलब हमें सकर्मक क्रिया के भेद ही करने हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, एक कर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। कौन सी, द्विकर्मक क्रिया। मतलब एक तो एकर्मक और दूसरी द्विकर्मक। एकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा वो सब नाम के अंदर ही छुपी हुई है। जैसे एक का मतलब क्या होता है, एक। जिस वाक्य के अंदर एक ही कर्म हो, क्या हो, एक ही कर्म हो। जैसे लता गाना गा रही है, लता गाना गा रही है। जिस वाक्य के अंदर एक ही कर्म हो, गा रही क्या है इसमें, क्रिया। लता क्या इसमें, कर्ता कारक। क्या गा रही है, गाना। तो गाना क्या हुआ, कर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वाक्य के अंदर एक ही कर्म हो, एक ही कर्म हो, उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। दो नंबर पे द्विकर्मक क्रिया कौन सी आएगी, द्विकर्मक क्रिया। तो नाम से पता चल गया, द्वि का मतलब क्या होता है, दो। तो यानी जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। तो मतलब पढ़ाना क्या इसमें, क्रिया। किसने पढ़वाया था, अध्यापक ने बच्चों से। तो अध्यापक क्या था इसमें, कर्ता कारक। क्या पढ़वाया, क्या पढ़ाया, यानी क्या पढ़ाया, पाठ। तो इसका मतलब पहला कर्म आ गया। किसको पढ़वाया, बच्चों को। तो ये क्या आ गया, दूसरा कर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वाक्य के अंदर दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ये जो पहला कर्म होता है इसे कहते हैं हम मुख्य कर्म। क्या कहते हैं, मुख्य कर्म। और जो दूसरा ये होता है पहले वाला, इसको बोलते हैं गौण कर्म। क्या बोलते हैं, गौण कर्म। हमेशा ध्यान रखना, सजीव कर्म होता है। कौन सा कर्म होता है, सजीव। सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग किया जाता है। निर्जीव क्रम के साथ में को का प्रयोग नहीं होता। ये ऐसे नहीं बन सकता, अध्यापक ने बच्चों को पाठ को पढ़ाया, यहाँ पर को नहीं आ सकता क्योंकि पाठ यहाँ पर क्या है, निर्जीव क्रम है। इसका मतलब को का प्रयोग हमेशा ही सजीव क्रम के साथ में होता है। न्यायाधीश ने अपराधी
दंड दिया। अपराधी ने न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्यु दंड दिया। तो मतलब क्या दिया? मृत्यु दंड दिया। पहला क्रम तो ये हो गया। दूसरा किसको दिया था? अपराधी को। तो ये क्या हो गया? दूसरा क्रम। इसका मतलब जिस वाक्य के अंदर दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार एक वाक्य और देखो जो आपको बताना है। राजा ने भिखारी को कंबल दान दिए। अब इस वाक्य में आप बताइए कि कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया तो है इसमें, लेकिन उसके भेदों के अंदर कौन सी क्रिया है ये आप बताइए। हाँ शाबाश, बताने की कोशिश करो। यानी जो प्रयास करता है वो हमेशा ही सफल हो जाता है। तो आप भी इसमें प्रयास करो, अलग अलग वाक्य को, क्रियापद को छांटो, कर्ता को छांटो, कर्म को छांटो, तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। शाबाश। तो यानी क्या दिए? कंबल दान में दिए। क्या दिए? कंबल दान में दिए। तो मतलब पहला हमें यहाँ पर क्या मिल गया? कर्म मिल गया। किसको दिया? भिखारी को। इसका मतलब इसमें तो दो कर्म आ गए, तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हुई? द्विकर्मक क्रिया हुई। लेकिन इस वाक्य के अंदर द्विकर्मक क्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई वस्तु दान में दी जाती है, क्या दी जाती है? दान में दी जाती है, तो वहां पर हमेशा ही संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जब कोई वस्तु दान में दी जाती है, दान में दी जाती है, तो वहां संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। अब इस वाक्य में देखो, कंबल दान में दी, ये तो हो गया हमारा कर्म। लेकिन जो भिखारी को कंबल दान दिए, ये हमारा क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ। इसका मतलब इसमें ये तो संप्रदान कारक हो गया, तो इसमें कर्म कितना बच्चा? एक। तो इसका मतलब इस वाक्य में कौन सी क्रिया हुई? एक कर्म क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई? एक कर्म क्रिया हुई। इसी प्रकार अब एक बार दोबारा इसको थोड़ा देख लेते हैं परिभाषा के साथ में कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया यानी जिस शब्द से किसी काम का होना या किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, पढ़ना, रोना, ये सब क्या होती है? क्रियाएं होती है। क्रिया के भेद, क्रिया के क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। मतलब जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होती है और जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसकी परिभाषाओं को विस्तार में देख लेते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि जो क्रिया है उसका प्रभाव है वो किस पे पड़ना चाहिए? कर्ता पर ही पड़ना चाहिए। कर्म पर पड़ेगा तो वो कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या? मोहन पड़ता है। क्या पड़ता है? मोहन पड़ता है। इसका मतलब क्रिया का प्रभाव वो किस पे पड़ रहा है? मोहन पे। मोहन यहाँ पर क्या है? कर्ता। इसका मतलब जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे है सकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्म हो, यानी जिस वाक्य के अंदर कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा देखो। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव यानी फल कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़े?
कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे लता गाना गाती है। क्या गाती है? गाना। तो यानी क्रिया प्रभाव वो किस पे पड़ा? गाना पे। तो गाना यहाँ पर के कर्म। लता पे अगर क्रिया का प्रभाव लता पे पड़ता तो कौन सा होता? कर्ता कारक। लेकिन यहाँ पर क्रिया प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सबसे पहले गाना पर। तो गाना यहाँ पर क्या? कर्म। तो इसका मतलब इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्म क्रिया है। इसी प्रकार राम ने गाड़ी चलाई। क्या चलाई? गाड़ी। उत्तर मिला तो इसका मतलब इसमें क्या है? सकर्म क्रिया होगी, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर क्या है? कर्म। इसी प्रकार आगे सकर्मक जो क्रिया है उसके भी भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रम हो। मतलब जिस वाक्य में एक ही क्रम हो, जैसे लता गाना गाती है तो गाना इसमें क्या है? क्रम। तो मतलब इसमें एक ही क्रम है। तो इसका मतलब इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? एक कर्मक क्रिया है। जैसे अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? छात्र को। इसका मतलब इसमें छात्र के कर्म है। क्या है? कर्म है। अध्यापक क्या इसमें? कर्ता। तो इसका मतलब इस वाक्य में कर्म एक ही है। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। मतलब क्या दान में दिए? कंबल। किसको? गरीबों को। इसमें यानी 2 क्रम तो है, लेकिन जब भी कोई वस्तु दान में दी जाती है, क्या? जब कोई भी वस्तु दान में दी जाती है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। तो मतलब गरीबों को यहाँ पर संप्रदान कारक बन गया। तो मतलब इसमें कर्म तो एक ही रहा। तो इसका मतलब इस वाक्य में भी कौन सी क्रिया है? एक कर्म क्रिया होगी। दूसरा भेद इसका द्विकर्मक क्रिया। मतलब नाम से पता चल गया। द्वि का मतलब 2, यानी जिस वाक्य में 2 कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा गाय को चारा खिलाती है। क्या खिलाती है? चारा। तो पहला क्रम तो हमें यहाँ पर मिल गया। किसको खिलाती है? गाय को। तो इसका मतलब इस वाक्य में कितने क्रम है? 2। एक तो चारा और दूसरा हुआ गाय। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वाक्य में 2 क्रम हो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्यु दंड सुनाया। तो इसका मतलब ये है कि क्या सुनाया? मृत्यु दंड। पहला तो हमें कर्म यहाँ पर मिल गया। किसको सुनाया? अपराधी को। अब आप सोचोगे कि वहां पर भी तो उसने यानी दान दिए थे, 2 क्रम थे, इसमें भी 2 क्रम है। इसमें दंड मतलब इसमें दान नहीं दिया गया, इसमें सजा दी गई है, दंड दिया गया है। तो इसका मतलब इस वाक्य के अंदर 2 कर्म है। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। तो अब बच्चों यहां से लेकर मतलब क्रिया की परिभाषा से लेकर ये पूरा पेज है वो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आपको ये कॉपी में करना है और साथ में इसको याद भी करना है।